पैसा और साख, ये दो शब्द हैं जो हमारी पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं चलाते हैं। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है? मतलब ये सवाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है ना? पर हम इस पर ज्यादा सोचते नहीं हैं। तो चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां पैसा था ही नहीं। तो चलिए हम चलते हैं उस दौर में, एक ऐसे समय में जब व्यापार का तरीका बहुत सीधा साधा था, पर उतना ही मुश्किल भी। तो जब पैसा नहीं था तो लोग वस्तु विनिमय का इस्तेमाल करते थे, मतलब बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन इस सीधे से दिखने वाले सिस्टम में एक बहुत बड़ी पहेली, एक बहुत बड़ी मुश्किल छिपी हुई थी। इसको एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक जूता बनाने वाला है, उसे गेहूं चाहिए। वो एक किसान के पास पहुंचता है और कहता है, भाई ये जूते ले लो और मुझे गेहूं दे दो। पर मजे की बात यह है कि किसान को जूते चाहिए ही नहीं, उसे तो कपड़े चाहिए। अब बेचारा जूता बनाने वाला क्या करेगा? उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसे न सिर्फ गेहूं बेचना हो, बल्कि उसे जूते खरीदने भी हों। ये तो मतलब लगभग नामुमकिन सा काम था। अर्थशास्त्र की भाषा में इसी मुश्किल को कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मतलब एक ऐसा संयोग जहां दो लोगों को ठीक वही चीज चाहिए जो दूसरे के पास है। अब ये संयोग तो बहुत ही कम होता था, और बस यही एक वजह थी जो बार्टर सिस्टम को इतना मुश्किल और अव्यावहारिक बना देती थी। तो जाहिर है इस पहेली के बिना व्यापार लगभग नामुमकिन था। एक बेहतर तरीका तो चाहिए ही था। और फिर इंसानों ने एक बहुत ही शानदार समाधान निकाला। और वो समाधान था पैसा। सोचिए, एक ऐसी चीज जिसे हर कोई कीमती माने, हर कोई उसे लेने को तैयार हो, भले ही उन्हें उस चीज की सीधी जरूरत हो या ना हो। हाँ, ये बात और है कि पैसे का रूप हमेशा बदलता रहा है। एकदम शुरू में तो लोग अनाज और मवेशियों को ही पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे। फिर करीब 2500 साल पहले आए सिक्के, सोने के, चांदी के, तांबे के। उसके बाद धीरे धीरे कागज के नोट आए, और आज तो हमारा ज्यादातर पैसा सिर्फ बैंकों में रखे कुछ डिजिटल नंबर हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? पैसा इसलिए काम करता है क्योंकि ये विनिमय का एक माध्यम है। ये उस दोहरे संयोग वाली मुश्किल को जड़ से खत्म कर देता है। अब उस जूते बनाने वाले को बस अपने जूते बेचने हैं, पैसे लेने हैं, और फिर उन पैसों से वो कहीं से भी, किसी से भी गेहूं खरीद सकता है। देखिए, जिंदगी कितनी आसान हो। आज की दुनिया में इस पूरे सिस्टम के सेंटर में है बैंक। उनका काम बड़ा सीधा है। वो उन लोगों से पैसा जमा करते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, और फिर उसी पैसे को उन लोगों को उधार देते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। तो एक तरह से बैंक जमा करने वालों और कर्ज लेने वालों के बीच एक पुल का काम करते हैं, जिससे इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है। और बैंकों की ये जो उधार देने वाली बात है ना, ये हमें हमारे अगले और बहुत जरूरी टॉपिक पर ले आती है, साख, जिसे हम आम बोलचाल में कर्ज या लोन कहते हैं। अब देखिए, साख एक बहुत शक्तिशाली चीज है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार की तरह भी हो सकती है। इस बात को समझने के लिए चलिए दो अलग अलग कहानियां देखते हैं। एक तरफ है सलीम, जो जूते बनाता है। उसे त्योहार के लिए 3000 जोड़ी जूतों का एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। अब इसे पूरा करने के लिए वो कर्ज लेता है, समय पे जूते बनाकर देता है, और उसे अच्छा खासा फायदा होता है। और दूसरी तरफ है सपना, एक छोटी किसान। वो खेती के लिए एक साहूकार से बहुत ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेती है, लेकिन कीड़े लगने से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। वो कर्ज चुका नहीं पाती, और देखते ही देखते वो एक कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के जाल में फंस जाती है। तो देखिए, सलीम के लिए तो साख ने उसकी कमाई बढ़ाने में मदद की, लेकिन सपना के लिए उसी साख ने उसकी हालत को और भी ज्यादा खराब कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि एक ही चीज यानी कर्ज, इसके दो इतने अलग अलग नतीजे कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि लोग कर्ज लेते कहाँ से हैं। असल में उधार देने की दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, और ये दुनियाएं सबके लिए बराबर नहीं है। एक है औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर, जैसे बैंक और कॉपरेटिव्स। यहाँ ब्याज दरें सही होती हैं और सब कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में होता है। और दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे साहूकार, व्यापारी या फिर दोस्त रिश्तेदार। यहाँ कोई नियम कानून नहीं होता और ब्याज दरें बहुत ही ज्यादा हो सकती हैं। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। शहरी इलाकों में गरीब परिवार अपनी जरूरत का 85% कर्ज इनफॉर्मल और महंगे स्रोतों से लेते हैं।
वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार अपना 90% कर्ज बैंकों जैसे फॉर्मल और सस्ते स्रोतों से लेते हैं। मतलब ये अंतर बहुत बड़ा है और काफी चिंताजनक भी। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे ले आता है, आखिर ऐसा है क्यों? गरीब लोग बैंकों से सस्ता कर्ज क्यों नहीं ले पाते? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है समर्थक ऋणाधार या जिसे हम कोलेट्रल कहते हैं, उसकी कमी। देखिए, बैंक जब भी कर्ज देते हैं तो वो गारंटी के तौर पर जमीन, घर या गाड़ी जैसी कोई संपत्ति मांगते हैं। अब गरीब परिवारों के पास अक्सर ऐसी कोई संपत्ति होती ही नहीं है और इसी वजह से वो बैंक लोन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं और साहूकारों के जाल में फंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस बड़ी समस्या का कोई हल है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे सबसे गरीब लोग भी इस सिस्टम का हिस्सा बन सकें? अच्छी खबर ये है कि हाँ, एक रास्ता है और इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली आइडिया में छिपा है। और इस आइडिया का नाम है स्वयं सहायता समूह, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एसएचजीज। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। 15 से 20 लोग, खासकर महिलाएं, एक ग्रुप बनाती हैं और अपनी छोटी छोटी बचत को एक साथ इकट्ठा करती हैं। फिर जब किसी मेंबर को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो ग्रुप से ही कम ब्याज पर कर्ज ले सकती है। और जब ये ग्रुप नियमित रूप से बचत करता है तो वो बैंक से लोन लेने के लायक हो जाता है, बिना किसी कोलैटरल के, क्योंकि अब बैंक के लिए वो पूरा का पूरा ग्रुप ही गारंटी बन जाता है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इसी विचार की ताकत को पहचाना था। उन्होंने कहा था कि अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर हमारे समाज में हर एक इंसान को, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, सही और किफ़ायती कर्ज तक पहुंच मिल जाए तो हमारे समुदाय, हमारे शहर और हमारा पूरा देश कितना बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए।